नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीजीटी और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के लिए पब्लिक फाइनेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं। पहला है कि सीबीडीटी का पूर्ण रूप है, द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीटी इज, तो इसका सही उत्तर है सी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा है कि किस कर को समाप्त नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर है बी, संपत्ति कर। तीसरा है कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था, 99, 100, 101 और 102, तो इसका सही उत्तर है 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि आकस्मिक कोष संबंधित है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से आकस्मिक कोष जो कंटीजेंसी फंड है वो रिलेटेड है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 266। अगला प्रश्न है कि ऋण अदायगी जानी जाती है, तो सही उत्तर इसका है पूंजीगत व्यय के रूप में ऋण अदायगी मानी जाती है। अगला है कि प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा को कब शुरू किया गया, तो बजट के 2011 और 12 में प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा को शामिल किया गया, तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा को जुड़वा किसने कहा, तो इसका सही उत्तर है डी, गालब्रेथ। अगला है कि ब्याज अदायगी कहलाती है, तो ब्याज अदायगी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है, तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण के शोधन की कौन सी विधियां हैं, तो उसमें पूंजी कर भी है, आवधिक वार्षिकी भी है और ऋण परिवर्तन भी है, तो ये तीनों सार्वजनिक ऋण शोधन की विधियां हैं, तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा प्रकट किया जाता है, तो राजकोषीय घाटा का फॉर्म जो सूत्र है, फार्मूला है, तो उसका है बजट घाटा धन उधार धन अन्य देयताएं, जितनी भी टोटल जो लायबिलिटीज हैं और बजट घाटा इसमें जोड़ दो तो ये राजकोषीय घाटा बन जाता है। प्रश्न है कि राज्यों के ऋण के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 293। अनुच्छेद 293 आर्टिकल 293 में राज्यों के ऋण के संदर्भ में जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि आवधिक वार्षिकी का समर्थन किसने किया, तो ग्लैडस्टोन जो थे उन्होंने आवधिक वार्षिकी टर्म उसका समर्थन किया था सार्वजनिक ऋण शोधन के लिए। ग्लैडस्टोन सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा 13वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है, तो अनूप सिंह इसका सही उत्तर है, इसके सदस्य नहीं थे। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर है 2008 में उत्तर प्रदेश में वैट लागू किया था, वैल्यू एडेड टैक्स। अगला प्रश्न है कि हीनार्थ प्रबंधन का क्या कारण होता है, तो जो डिफिसिट फाइनेंस हुए है तो उसमें कीमतों के बढ़ने के कारण जो है हीनार्थ प्रबंधन एक कारण है। तो अगला प्रश्न जो उत्तर है इसका 15वें का, उसका सही उत्तर है कीमत का बढ़ना ए। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, तो ये पीकॉक वाइजमैन की जो परिकल्पना है, प्रमेय है, उसका स्टेटमेंट है, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किसके समर्थक थे, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री संतुलित बजट के समर्थक थे और अहस्ताक्षेप नीति के समर्थक थे, तो ए संतुलित बजट के। अगला प्रश्न है कि ट्रेजरी बिल कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेजरी बिल के कौन कौन से प्रकार हैं, तो 51 दिन, 182 दिन, 364 दिन, तो इसका सही उत्तर है डी। ये तीनों जो हैं ट्रेजरी बिल के प्रकार हैं। हीनार्थ प्रबंधन को रोकने का सरकारी प्रयास है, तो जो डिफिसिट फाइनेंस है उसको रोकने के लिए क्या है, तो सही तरीका है कि भौतिक नियंत्रण भी रखें, शाख पर कठोर नियंत्रण रखें और बफर स्टॉक रखें, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि वैट सबसे पहले निम्नलिखित किस राज्य में लागू हुआ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो सबसे सही जो इसका उत्तर है ए, हरियाणा। इन चारों में सबसे पहले हरियाणा में वैट लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस नामक पुस्तक के
लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है सी, फ्रिंडले सिराज। अगला प्रश्न है कि भारत में आयकर लागू किया गया। तो जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर लागू किया था। तो इसका सही उत्तर है बी, जेम्स विल्सन। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी कर प्रणाली में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो एक अच्छी कर प्रणाली सरल होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए और नम्य होना चाहिए, जिसमें लोचशीलता भी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि कारारोपण के सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। एडोल्फ वैगनर जो थे वो कारारोपण के सोशियो और पॉलिटिकल थ्योरी के समर्थक थे। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि साधनों के आवंटन आधार पर कर सबसे अच्छा होता है। तो साधनों के आवंटन के लिए प्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो बड़े न्यायपूर्ण होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कौन सा कारण है? तो इसका भारत के संदर्भ में अगर देखें तो प्रतिरक्षा व्यय, ऋण जो वित्तीयन है और जनसंख्या दबाव। तो ये तीनों जो हैं भारत में सार्वजनिक व्यय वृद्धि के कारण है, प्रतिरक्षा, ऋण वित्तीयन और जनसंख्या दबाव। तो इसका सही उत्तर है डी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हम जानते हैं 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कर में समानता का अर्थ है। तो कर की मात्रा सबके लिए समान हो, ये गलत है। कर की मात्रा समान ना होना, ये कर में समानता का अर्थ है। जिसकी ज्यादा इनकम है उससे ज्यादा कर लेना, कर की मात्रा अधिक, और जिसकी कम इनकम है उससे कम कर की मात्रा लेना। अगला प्रश्न है कि यदि मांग पूर्ण लोचदार है और पूर्ति बेलोचदार है, मांग पूर्ण लोचदार है, तो इसका सही उत्तर है कि कर का संपूर्ण भार फिर क्रेता की जगह विक्रेता को उठाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऋण एक ऋण है जो कि राज्य अपनी प्रजा व अन्य देशों के वासियों का देनदार होता है। तो ये फ्रिंडले सिराज का कथन है, इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि करारोपण का वित्तीय प्रभाव होगा। तो करारोपण के तीनों पर प्रभाव पड़ता है, कार्य करने की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादकता पर और बचत पर। तो इसका सही उत्तर है डी। पूर्ति की लोच मांग की लोच से अधिक है। पूर्ति की लोच जो है वो मांग की लोच से अधिक है, तो कर का भार किस पर पड़ेगा? और मांग उसकी तुलना में कम लोचदार है, तो इस कारण से जो कर का भार होगा वो सबसे अधिक क्रेता को उठाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में मुद्रास्फीति का नियंत्रण, पूंजी निर्माण, बचत को हतोत्साहित करना और साधनों का पुनरावंटन करना। तो सार्वजनिक ऋण जो होते हैं वो बचत को प्रोत्साहित करते हैं, ना कि हतोत्साहित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण का भार होता है। तो सार्वजनिक ऋण जो लिए जाते हैं उसका देश की अर्थव्यवस्था में जो भार होता है वो अप्रत्यक्ष रूप पे होता है, और भावी पीढ़ी पर सार्वजनिक ऋण का भार पड़ता है, क्योंकि ऋणों के जो निपटाना है, ऋणों का जो चुकाना है, ऋण की जो अदायगी होगी वो भावी पीढ़ी करेगी। तो सार्वजनिक ऋण का जो भार होता है वो परोक्ष भार होता है, इनडायरेक्ट होता है।